जनरल सिन्हा के साइकिल छाप पर मोहर लगा हुआ बैलेट पेपर गांधी मैदान में बड़ी मात्रा में फेंके हुए मिले, दियर में गंगा के किनारे फेंके हुए मिले। खूब हंगामा हुआ, देश भर के अखबारों में खबर छाई हुई, मगर कुछ नहीं हुआ। ना डीएम पर आरके सिंह थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना जिसने बूथ लुटवाया कांग्रेस उस पर कोई कार्रवाई हुई। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी उस समय थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो आज भाजपा में और भाजपा से मंत्री भी बने। तो बेटे नवादा से भाजपा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव में जीते कौन? जीते डॉक्टर ठाकुर जीते, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनकी जीत हुई। तो जब उनका बैलेट ही पेपर पहले ही फेंक दिया गया तो कैसे होता? काउंटिंग से पहले सब, काउंटिंग से पहले, चुनाव समाप्ति के बाद अगले दिन वो मिला वहाँ। यदुवंशी बनाम रघुवंशी की लड़ाई छपरा में कही जाती है, तो इस बार यदुवंशी किधर, रघुवंशी किधर? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये ठीक है कि राजीव प्रताप रूडी से भी लोग वहाँ बहुत खुश नहीं हैं, और सिर्फ उन्हीं से नहीं, बिहार के जितने सांसद हैं अधिकांश जनता निराश और हताश है। तो कम वोटिंग की एक वजह ये भी है कि लोगों में उत्साह नहीं है अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अब जैसे आज ये अमित शाह जी बेगूसराय गए, बेगूसराय में जनता बुरी तरह नाराज है गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह ने कुछ किया ही नहीं, जगह जगह विरोध हो रहा है, मगर फिर वही है कि सब लोग मोदी के भरोसे हैं। आपका कहना है कि रोहिणी आचार्य को लेकर जनता में उतना उत्साह नहीं है? भीड़ आ रही है, लालू का लोग कुछ लिहाज करते हैं तो लालू वहाँ कैंप किए हुए हैं, इस चलते लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर वो जो फीलिंग पहले थी यदुवंशी रघुवंशी वो नहीं है। मतलब फाइट होगी कि नहीं होगी? फाइट होगी। महाराजगंज में रणधीर सिंह ने अलग बिगुल फूंक दिया है। हाँ, वो कहा जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी में है। अगर वो लड़ते हैं तो उसका भी एक असर होगा, और कि उनका टिकट नहीं मिला और बाहर से दूसरे जैसे रोहिणी आचार्य बाहर से आकर यहाँ उम्मीदवार हो गए, उससे महाराजगंज में भी बाहर से आके एक युवा जो है सो वहाँ उम्मीदवार हो गया। नहीं, आनंद मोहन ने वैश्यों को नाराज कर लिया है, तो अगर वो साथ नहीं दिए तो लवली आनंद की मुश्किल हो जाएगी। तो शिवहर में तो वैश्य बड़ी संख्या में है, रमा देवी का टिकट कटा वो भी वैश्य, पवन जायसवाल से भिड़ गए वो भी वैश्य। वैश्यों में थोड़ी नाराजगी होगी जरूर, मगर उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज सोमवार का दिन बिहार में नामांकन का दिन रहा, क्योंकि आज कई सीटों पर जो मशहूर बिहार के हस्ती हैं, नेता, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, मोतिहारी से यानी पूर्वी चंपारण की सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, हाजीपुर से जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं उनके खिलाफ आरजेडी के शिवचंद्र राम ने, और वैशाली की सिटिंग सांसद वीणा देवी ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे बार बिहार दौरे पर आज आए थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झंझारपुर और बेगूसराय में उन्होंने हुंकार भरी, जहां झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल के लिए उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह को जिताने की अपील की है। लेकिन आज हम एक और खास कहानी के बारे में भी आपको बताएंगे। विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रविरंजन जी हैं और साथ ही प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो चर्चा रहेगी अमित शाह का तीसरा बिहार दौरा। बेगूसराय और झंझारपुर में जिस तरीके से वो गरजे हैं, चुनाव कितने प्रभावित होंगे? चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही और मतदाताओं का दिल जीतने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए ही उनका दौरा था। अब उसमें वो कितने सफल हुए ये तो बतलाएगा 4 जून को पता चलेगा कि उनकी सभा में जो भीड़ आई थी उसने कितना उस पर बटन दबाया बीजेपी के पक्ष में और कितना खिलाफ में दबाया। मगर ये जरूर है कि उनके सभा का असर तो कुछ होगा ही। लालू यादव, तेजस्वी यादव निशाने पर फिर थे। हाँ, लालू यादव, क्योंकि यहाँ मुकाबला बीजेपी का या एनडीए का उसी से है। इंडिया गठबंधन जरूर है, मगर वो मुख्य रूप से राजद से ही मुकाबला है एनडीए का बिहार में। तो इसलिए जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल होता है उसी को निशाने पर लिया जाता है, उसी की आलोचना की जाती है। इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों या अमित शाह हों या दूसरे कोई भी नेता जो आ रहे हैं बाहर से, वो इन लोगों की आलोचना जरूर कर रहे हैं।
एनडीए के जो स्थानीय नेता हैं बिहार के, वो भी इसी इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव है देश का, लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा में कितने जाएंगे राजद के लोग, अभी तो जीरो हैं वहाँ। मगर इस तरह से वो वार प्रतिवार हो रहा है, जैसे लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव है। तो ये एक रोचक बात है। मगर उधर से भी ताकत पूरी लगी हुई है, राजद की ओर से भी पूरी ताकत लगी हुई है, और उधर तो राजद ही की ताकत है, कांग्रेस की तो ताकत है नहीं। बाकी लेफ्ट पार्टियों की थोड़ी बहुत ताकत है सीमित क्षेत्र में, तो वो अपने उसमें व्यस्त हैं, अपने में लगे हुए हैं। तो लालू यादव तो खास करके पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और परिवार के उनके दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी निजी प्रतिष्ठा भी इसमें दांव पर लगी हुई है। जो बेटी मीसा भारती 2 बार से हार चुकी हैं यहाँ पाटलिपुत्रा से, वो इस बार जीतती हैं कि नहीं, वहाँ जोर होगा। जो इसको नया उन्होंने लॉन्च किया रोहिणी आचार्य को छपरा में, तो वो उसके लिए वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो ये सब बात है, और इसी के लिए अमित शाह का दौरा बार बार हो रहा है। रोहिणी आचार्य की बात छिड़ गई है, छपरा से अपना नामांकन पर्चा भर दिया, पहली बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, पूरा परिवार मंच पर था, और राजीव प्रताप रूडी से तो बड़े तीखे सवाल उन्होंने किए हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य के आज के भाषण में एक नई बात थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। तो एक तरह से घुटना टेकने की बात रोहिणी आचार्य ने की है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, इस मिट्टी की, इस धरती की बेटी हूँ, बहन हूँ, और ये सब बातें मैंने एक भावनात्मक तरीके से मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश उन्होंने की। दूसरी कि उनका पूरा परिवार, उनके दोनों भाई, उनकी माने मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव खुद, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक दिखाया कि पूरा परिवार जो है एकजुटता वहाँ पर उन लोगों ने दिखाई कि हम सब साथ हैं। रोहिणी आचार्य के आज के भाषण में बहुत ऐसी बात नहीं है कि जनता उनको क्यों चुने। राजीव प्रताप रूडी क्षेत्र में जो बातें कह रहे हैं और रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं, उसमें माने अंतर ये है कि रोहिणी आचार्य अपने पिता के बारे में कुछ बातें कहती हैं, कभी अपने परिवार के बारे में कुछ कहती हैं। वो करने क्या जा रही हैं? आज तो उन्होंने कह दिया कि हम राजनेता नहीं हैं, हमने कोई राजनेता नहीं है, हम बेटी हैं, इसलिए हमको चुनिए। तो बेटी को चुनना हो तो पाटलिपुत्र की जनता ने उनकी बेटी को नकार दिया है। अब यहाँ की जनता को देखना होगा कि वो क्या करते हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता के कामों को याद कराया कि जब पिताजी उनके छपरा से सांसद थे तो किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं और काम किया है। लालू यादव ने भी यही बात कही है। हाँ, ये सही है कि उन्होंने वहाँ रेल फैक्ट्री लगवाई छपरा में, और वो अभी भी चल रही है। उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय लोगों को भी उसका फ़ायदा मिला। मगर उसी रेल मंत्री तो के काल में ही वो घोटाले में फंस गए, जिसकी जांच आज भी चल रही है, और बार बार उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, जमानत पर आना पड़ता है, और उसमें फिर वो जांच और आगे बढ़ती जा रही है। उनके बेटे भी उसमें फंस गए, उस घोटाले में, पत्नी भी फंस गई, बेटी भी फंस गई। तो अभी देखते रहे कि और कौन कौन लोग उस घोटाले में फंसते हैं। तो रेल फैक्ट्री लगाना ठीक बात है, वो अच्छा काम हुआ, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और रामविलास जी भी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने मुख्यालय ला दिया हाजीपुर में, इस क्षेत्र का मुख्यालय वहाँ बना दिया। तो ये वो पुरानी बात हो गई। वो जिस समय वो रेल फैक्ट्री खुली थी, उस समय के लोग अब बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, बहुत लोग ऊपर भी चले गए होंगे। तो उसका कितना असर उस पर पड़ेगा, ये देखना होगा। यदुवंशी बनाम रघुवंशी की लड़ाई छपरा में कही जाती है, तो इस बार यदुवंशी किधर, रघुवंशी किधर? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये ठीक है कि राजीव प्रताप रूडी से भी लोग वहाँ बहुत खुश नहीं हैं, और सिर्फ उन्हीं से नहीं, बिहार के जितने सांसद हैं अधिकांश जनता निराश और हताश है। तो कम वोटिंग की एक वजह ये भी है कि लोगों में उत्साह नहीं है अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अब जैसे आज ये अमित शाह जी बेगूसराय गए, बेगूसराय में जनता बुरी तरह नाराज है गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह ने कुछ किया ही नहीं, जगह जगह विरोध हो रहा है। मगर फिर वही है कि सब लोग मोदी के भरोसे हैं और मोदी की लोकप्रियता का लाभ उठाएंगे। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं वो भी समझ रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सब बात भूलिए, देखिए उनको, मोदी जी को देखिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना है। तो उस पे आकर के लोग चुप हो जाते हैं, जो विरोध में भी हैं वो चुप हो जाते हैं। तो मोदी को चाहते हैं लोग कि प्रधानमंत्री बने।
मगर जो उनके प्रतिनिधि हैं क्षेत्र में उनसे लोग नाराज हैं, तो इसका असर एक पड़ेगा। वोटिंग का रेशियो घटेगा, उनकी जीत का मार्जिन घट सकता है। और छपरा में तो रोहिणी आचार्य बिल्कुल नहीं है। उनका क्या, उनकी पहचान वहाँ क्या है कि लालू यादव की पुत्री हैं, इसी नाम पर वो घूम रही हैं और इसी नाम पर वोट मांग रही हैं, अपने पिताजी का नाम ले रही हैं कि रेल फैक्ट्री लगवाए। तो रेल फैक्ट्री लगवाए तो आपका क्या योगदान है उसमें? आप तो उस समय रही भी नहीं होंगे जब रेल फैक्ट्री लगा होगा। कि हम भी आएंगे तो काम करेंगे। और छपरा से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। पटना में जन्म हुआ, पली बढ़ी यहीं से विवाह होके गई। तो छपरा से कोई नाता नहीं। लालू प्रसाद का भी अब कोई उस तरह का नाता नहीं जैसा पहले था जब वहाँ से वो सांसद चुने जाते आपका थे। कहना है कि रोहिणी आचार्य को लेकर जनता में उतना उत्साह नहीं है? भीड़ आ रही है, लालू का लोग कुछ लिहाज करते हैं तो लालू वहाँ कैंप किए हुए हैं, इस चलते लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मगर वो जो फीलिंग पहले थी यदुवंशी रघुवंशी वो नहीं है। मतलब फाइट होगी कि नहीं होगी? फाइट होगी, फाइट तो वही मुख्य मुकाबले में तो वही है। तो एक यादवों का एक बड़ा तबका जरूर उनके साथ है, मगर बाकी के लोगों को कितना उनको सहयोग मिल पाता है ये थोड़ा संदेह के दायरे में है। जब तक रघुवंशी टूटेंगे नहीं तब तक दूसरा कोई आसानी तब से तक जीत उनकी नहीं जीत पाएगा। नहीं होगी। और महाराजगंज में रणधीर सिंह ने अलग बिगुल फूंक दिया है। हाँ, वो कहा जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी में है। अगर वो लड़ते हैं तो उसका भी एक असर होगा, और कि उनका टिकट नहीं मिला और बाहर से दूसरे जैसे रोहिणी आचार्य बाहर से आकर यहाँ उम्मीदवार हो गए, उससे महाराजगंज में भी बाहर से आके एक युवा जो है सो वहाँ उम्मीदवार हो गया। दूसरी एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं। बाहुबली आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद ने आज जेडीयू के टिकट पर शिवहर में अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। बड़ा बखेरा कुछ दिन पहले हुआ था कि बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के साथ उनकी अदावत शुरू हो गई और एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो वैश्य समाज को लेकर कुछ बोलते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में आज नॉमिनेशन पर्चा तो भर दिया है, लेकिन उनके लिए राह कितनी कठिन है? देखिए, लवली आनंद पहले भी मैंने वहाँ से लड़ चुकी हैं, और लवली आनंद का जब बिहार पीपुल्स पार्टी जब उन्होंने बनाया था आनंद मोहन ने, उस समय एक ज़माना था जो इन लोगों का बहुत चल रहा था, लेकिन अभी वो नहीं है, माने वो जो माहौल है वो चीज़ नहीं है। लेकिन रितु जायसवाल जो खड़ी हैं वहाँ से, जिनसे उनका टक्कर है, अभी 3 दिन पहले रितु जायसवाल की ही पार्टी माने आरजेडी के ही 2 कद्दावर नेता आपस में भिड़ गए और मारपीट की नौबत हो गई। माने लक्ष्मी नारायण यादव चिरैया के विधायक, पूर्व विधायक, और चिरैया के ही राजद के प्रत्याशी थे, कोई यादव हैं, अक्षय यादव। ये दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। असल में ये दोनों ही वहाँ से टिकट के वो थे, दावेदार थे, मैंने वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, वो टिकट नहीं मिला और चुनाव प्रचार के दौरान आपस में मारपीट कर लिया और बुरी तरह से झगड़ा हुआ। तो रितु जायसवाल को अपने भीतरघात को झेलना है। लवली आनंद के साथ ये नहीं है। लवली आनंद के साथ पूरा एनडीए लग के उनके साथ काम कर रहा है। तो हमको लगता है कि लवली आनंद अभी, लेकिन रितु जायसवाल जो गांव-गांव घूम के माने उन्होंने काम किया है, उन्होंने मुखिया रहते हुए उन्होंने, और बहुत चर्चित हुई, माने सोशल मीडिया से लेकर देश भर में उनके नाम की चर्चा हुई है। तो रितु जायसवाल के पक्ष में लोग हैं। लवली आनंद पहुंची हुई हैं, लेकिन मैंने एक खास जाति वर्ग, अगड़ी जाति के लोगों को मैंने उसकी एकजुटता हो गई, और वैश्य मैंने वोटर इन्होंने आनंद मोहन ने वैश्यों को नाराज कर लिया है। तो अगर वो साथ नहीं दिए तो लवली आनंद की मुश्किल हो जाएगी। तो शिवहर में तो वैश्य बड़ी संख्या में है। रमा देवी का टिकट कटा, वो भी वैश्य। पवन जायसवाल से भिड़ गए, वो भी वैश्य। अब वैश्यों में थोड़ी नाराजगी होगी जरूर, मगर उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 टर्म वहाँ से वो सांसद रही रमा देवी। तो शिवहर के लिए उन्होंने क्या उपलब्धि रही उनकी, वो भी देखना होगा। सिर्फ हमारी जाति का वो प्रतिनिधि जीत रहा है तो उससे न जाति को फायदा हो रहा है न वहाँ के निवासियों को फायदा हो रहा है, तो उसका क्या लाभ? लेकिन पवन जायसवाल ढाका के विधायक हैं। ठीक है, पवन जायसवाल हैं, मगर दूसरी बात यह है कि देखिए आनंद मोहन के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है। वो जो वीडियो वायरल किया गया, वो जानबूझ करके पूरे भाषण का एक अंश वायरल किया गया। उन्होंने जो वायरल किया गया उसमें ये कहते हुए वो दिख रहे हैं कि हम राजपूत के यहाँ नहीं जाएंगे, हम कोयरी कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, हम भूमिहार के यहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किसके यहाँ? तो हम जाएंगे क्योंकि इनके यहाँ इसलिए नहीं जाएंगे
क्योंकि इनका वोट हमको मिल रहा है, ये समाज हमारे समर्थन में है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, ये उनका कहना था। और जाएंगे किसके यहाँ तब? तो जाएंगे उनके यहाँ जो हमसे नाराज़ हैं, जो हमसे रूठे हुए हैं, जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे और उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे। ये उनका कहने का आशय था। तो एक अंश उसका वायरल करके और वो चुनावी जो हथकंडा सब चलता है, उसी हथकंडे का शिकार हुए आनंद मोहन। ये तो वायरल वीडियो, लेकिन पवन जायसवाल से तो उनकी भिड़ंत हो गई आमने सामने की। अब भिड़ंत हो गई क्योंकि पवन जायसवाल भी थोड़े दबंग किस्म के हैं, आनंद मोहन भी दबंग किस्म के हैं, तो ये हो गया। तो ये चुनाव में होता रहता है। और आनंद मोहन दो टूक बात कहते हैं, वो कोई छिपा घुमा के बात कहते नहीं, जो होता है वो साफ सामने कह देते हैं। तो इसीलिए ये विवाद हुआ होगा और इसीलिए वो नामांकन में भी नहीं दिखे, वो चले आए राधा मोहन सिंह के यहाँ मोतिहारी चले आए। तो ये अब जो पार्टी नेतृत्व है ये उसमें सुलह सफाई करेगा, लोगों को मनाएगा, जोड़ेगा। तो ये नहीं माने तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि ढाका के विधायक हैं। हाँ, तो वो उनके क्षेत्र में कुछ असर पड़ सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरा उस क्षेत्र से सफाया हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो बीजेपी समर्थित ही कैंडिडेट हैं। लवली आनंद जो हैं एनडीए की कैंडिडेट हैं, जदयू कैंडिडेट जरूर, मगर एनडीए सपोर्टेड हैं, तो एनडीए का वोट तो आएगा ही। अब उनके निजी असर का जो वोट है पवन जायसवाल का, वो हो सकता है कि नाराज हो या ना दे, मगर ये तब होगा जब इनको मनाने में पार्टी या नेतृत्व विफल रहेगी। चलिए देखिए, 2 सीटों के बारे में बात किया हमने, और सीटों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हस्ती थे उनके बारे में बताया कि इन्होंने नामांकन किया। लेकिन अब एक 1984 की घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रवीण बागी जी विस्तार से उसको समझाएंगे कि कैसे जिन 2 नेताओं पर आरोप लगे, नेता नहीं कहिए, एक तो उस समय प्रशासक थे और एक नेता थे, लेकिन दोनों ही नेताओं पर जो आरोप लगे अब वो बीजेपी में है। बूथ लूट की वो कहानी है, जरा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था उस समय। देखिए, ये 1984 की घटना है। उस समय मैं एमए का विद्यार्थी था रांची में, और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा भारतीय सेना के उप थल सेनाध्यक्ष थे वो, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सेना से, इसलिए कि सबसे सीनियर होने के बावजूद उनको सेनाध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो वो इसलिए कि जेपी से उनके संबंध थे, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो इस बिना पर उनको छांट दिया गया और सीनियरिटी को दरकिनार करके इसके जूनियर को सेनाध्यक्ष बना दिया गया। तो इसके विरोध में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो आ गए। फिर उनको लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, यहाँ से बहुत दबाव पड़ा, तो वो तैयार हो गए और निर्दलीय पटना से 84 का चुनाव उन्होंने लड़ा। साइकिल छाप उनको मिला था चुनाव चिन्ह, और विपक्ष की तमाम पार्टियां, उस समय कांग्रेस का शासन था, तो विपक्ष की तमाम पार्टियां उनको समर्थन दे रही थी। उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और जनरल सिन्हा के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा था। तो चुनाव उस समय राजकुमार सिंह, जो आज मंत्री हैं, आरा से सांसद हैं, वो पटना के डीएम हुआ करते थे। तो वो बैलेट पेपर का ज़माना था, जिसकी वकालत आज भी इंडी गठबंधन कर रहा है। तो इंडी गठबंधन क्यों उस बैलेट पेपर के दौर में लौटने की बात कर रहा है, उसके पीछे ये राज छिपा हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। 84 में चुनाव हुआ और बड़े पैमाने पर अंधेर गर्दी मची थी पटना संसदीय क्षेत्र में। भारी बूथ लूट, लोगों को, मतदाताओं को भगा दिया गया, बैलेट पेपर छीन लिया गया, और उसके बाद कई जगह मारपीट की घटनाएं भी हुई। तो मैं उस समय आया था, जनरल सिन्हा का प्रचार कर रहा था यहाँ पटना में, घूम करके, तो बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था उस चुनाव से। तो चुनाव के बाद जब सब बैलेट बॉक्स आ गए, कंट्रोल रूम में सील हो गए, तो कंट्रोल रूम का ताला भी टूटा हुआ मिला रात में। पता नहीं कैसे किसने ताला तोड़ दिया, क्या हुआ, तो बड़ा हंगामा मचा उस समय। फिर जनरल सिन्हा के साइकिल छाप पर मोहर लगा हुआ बैलेट पेपर गांधी मैदान में बड़ी मात्रा में फेंके हुए मिले, दियर में गंगा के किनारे फेंके हुए मिले। खूब हंगामा हुआ, देश भर के अखबारों में खबर छाई हुई, मगर कुछ नहीं हुआ। ना डीएम पर आरके सिंह थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना जिसने बूथ लुटवाया कांग्रेस, उस पर कोई कार्रवाई हुई। और मज़े की बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी उस समय थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो आज भाजपा में और भाजपा से मंत्री भी बने, तो बेटे नवादा से भाजपा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिन लोगों पर उस समय आरोप लगा, डीएम होते हुए उन पर आरोप था कि उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, और इन पर आरोप था कि इनके लोगों ने बूथ लूट लिया।
और ये दोनों मज़े की बात देखिए कि आज बीजेपी में है और दोनों बीजेपी के नेतृत्व को प्यारे हैं, प्रिय हैं। तो राजनीति ऐसे ही घूमती रहती है, जैसे पृथ्वी गोल है वैसे ही राजनीति भी एक वृत्ताकार घेरे में घूमती रहती है। नेता कभी इधर कभी उधर घूमते हुए फिर वहीं आ जाते चुनाव हैं। में जीते कौन थे? जीते डॉक्टर ठाकुर जीते, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनकी जीत हुई। तो जब उनका बैलेट ही पेपर पहले ही फेंक दिया गया तो कैसे वो सब होता है वो? काउंटिंग से पहले सब। काउंटिंग से पहले, चुनाव समाप्ति के बाद अगले दिन वो मिला वहाँ, और बल्कि काउंटिंग के पहले तक कई जगह मिलता रहा। तब भी कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। डीएम तो साहब एकदम शांत। डीएम साहब क्या कहते? और इस रोचक बात है कि उस समय हर चुनाव के पहले चीफ सेक्रेटरी की ओर से आदेश जारी होता था कि बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी। अखबारों की हेडलाइन होती थी कि बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी। मगर इतिहास गवाह है कि एक भी बूथ लुटेरा पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। बूथ लुटेरे बम और गोली चलाते थे और पुलिस की गोली एक भी नहीं चलती थी। ये मजे की बात थी। और उसी दौर में इंडी गठबंधन के लोग फिर से लौटाना चाहते हैं इस देश को कि वो अपने मर्जी से बूथ लूट सकें, बम गोली के बारूद के बल पर चुनाव जीत सकें। मगर अब उस दौर में देश लौटने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट भी तो बार बार उन लोगों को बुलाता है, सुनता है और फिर अंत में खारिज करता है। तो ये आनंद लेने का एक अलग मसला है। तो ऐसे पिटीशन को तो इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। ये निहायत देश विरोधी कार्रवाई का काम है कि आप इस तरह से देश विरोधी कार्रवाई वाले पिटीशन को आप इंटरटेन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है ये। तो देखिए, ईवीएम को लेकर जो हाय तौबा बीते कई चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया ही, विरोधी खेमे को झटका लगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि फिर से बैलेट पेपर, तो उसके लिए ये कहानी एक उदाहरण है कि उस समय क्या हुआ था और किस प्रकार से रिजल्ट को प्रभावित किया जाता है। देखिए, बिहार में अब जो चुनाव हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 5वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई को समाप्त होगी। और छठे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, 6 मई को समाप्त होगी। और छठे चरण में आपको बता दूं कि 8 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है। और उसी के तहत आज कई सीटों पर नामांकन हुए, जिसमें शिवहर में हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ, वैशाली में भी नामांकन पर्चा भरा गया। हालांकि छपरा में जो रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया वो 5वें चरण में वोटिंग होगी 20 मई को। हाजीपुर में नामांकन जो शिवचंद्र राम ने आरजेडी कैंडिडेट ने किया वो भी 20 मई को ही वोटिंग होनी है। तो ये जो बिहार की राजनीति है धीरे धीरे बड़ा दिलचस्प बन रही है। प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में नेता जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप भी खूब लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब पुराने किस्से निकलते हैं तो फिर यादें जो हैं वो कुछ और कहानी कहती हैं और राजनीतिक तौर पर काफ़ी रोचक बातें जानने को और समझने को भी मिलती है। तो ईवीएम और बैलेट का क्या अंतर है वो आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।